तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी क्लास 10 9 हमने क्लास जो थी वो पूरी कर ली थी। क्लास 10 देखते हैं तो उसका चैप्टर 1 है विकास डेवलपमेंट। देखिए ये आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और इससे डायरेक्ट प्री में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए हम देखते हैं। विकास विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हो, हम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। तो ये बता रहे हैं पहले कि जो विकास की अवधारणा है वो हमेशा से ही साथ रही है। डेवलपमेंट हर कोई हर देश करना चाहता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है। ये सब क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, और क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है, ठीक है। देखिए जब आप डेवलपमेंट पे ऐसे लिख रहे हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग कर सकते हैं, आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं एक चीज़ से। तो मतलब क्या समानता और अधिक हो सकती है आपस में, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं हमारे डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं। ये काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, ठीक है। आप उच्च कक्षाओं में इस मुद्दे को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ये ऐसे ही बता रहे हैं। पढ़ देती हूँ, चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे इसलिए कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं कर सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही इन आशा और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बता रही है कि जब आपको अपने पास्ट के बारे में पता होगा तभी आप जो है कि आज के बारे में जान सकेंगे अपने, है ना। जो भी हमारा आज का जीवन है वो हमारे पास से प्रभावित है। तो ये हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान से भी हम इसके बारे में सीख सकते हैं, ठीक है। और जो राजनीतिक विज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के द्वारा इन आकांक्षाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मेरे बगैर विकास नहीं कर सकते, इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। चलिए आगे हम देखते हैं। विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य। हम ये कल्पना करने का प्रयास करेंगे कि तालिका एक में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उसकी क्या आकांक्षा है। आप देखेंगे कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं, तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहेंगे तो किन्हीं और श्रेणी व्यक्तियों से जोड़ सकते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट आएगा ना वो मैं आपको बताती जाऊंगी। इसमें बहुत सी स्टोरीज दी होती हैं जो हमारे इतने काम की नहीं होती। अ, तो देखिए ये बताया कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य क्या हैं। जैसे कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है तो है काम करने के अधिक दिन, बेहतर मजदूरी मिले उन्हें, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो, गांव में भी वे नेता बन सकते हैं, ठीक है। ये विकास के लक्ष्य है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए। पंजाब के समृद्ध किसान के लिए किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि वे बच्चों विदेशों में बच सकें, ठीक है। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, उसे अपने भाई जैसी आज़ादी मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। तो ये सब हमें बताया हुआ है। इस तालिका को आप भर सकते हैं कि मतलब किसके क्या वो हो सकते हैं गोल्स विकास के। अ, तालिका एक को भरने के बाद अब इनका निरीक्षण करते हैं क्या इन सभी लोगों को विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है। अब देखिए सबके विकास के विचार अलग होते हैं, संभवतः नहीं। इसमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है, वह ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिसे परस्पर विरोधी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है लोग अलग अलग चीज़ें चाहें। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को ये पसंद ना हो, ठीक है। बहन चाह सकती है कि उसे भाई के बराबर आज़ादी मिले, लेकिन हो सकता है भाई ये पसंद ना करे। तो मतलब दो लोगों की विकास की जो चाहत है वो अलग अलग हो सकती है। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है। उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाए, जैसे कि आदिवासी। तो देखिए इसमें मतलब आपस में विरोध भी हो सकता है विकास की जो चाह है। जैसे मतलब कोई उद्योगपति है वो चाहेगा कि मतलब हमें उसे बिजली अच्छी चाहिए तो जो बांध ज़्यादा बने, लेकिन बांध से क्या है जो आदिवासी होती है उनकी ज़मीन जलमग्न हो जाती है तो उनको दिक्कत होती है, ठीक है। और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चैक बांध या तालाब पसंद करें। इस तरह दो बातें साफ है, एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, मतलब लोगों के विकास के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। और दूसरा
एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि मतलब सबसे ज़्यादा कि विकास की अवधारणा अलग अलग है। अब देखिए आय और अन्य लक्ष्य, अगर आप एक बार फिर तालिका एक देखें तो ये बात समान पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं। ठीक है, लेकिन विकास के जो लक्ष्य है बता रहे हैं, लेकिन सबको क्या है, इनकम ज़्यादा चाहिए। किसी भी तरह से वे ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। तो अगर आए, ठीक है, सब ज़्यादा चाहते हैं, इसके बाद सब चाहते हैं कि सबसे अच्छा व्यवहार हो, ठीक है, स्वतंत्रता सुरक्षा मिले उन्हें, भेदभाव नहीं चाहते हैं लोग। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमें जीने के लिए सिर्फ भौतिक वस्तुएं चाहिए, हमें बाकी भी चाहिए। मतलब हमें स्वतंत्रता चाहिए, है ना। अगर आपको खूब सारा पैसा दे लेकिन स्वतंत्रता ही ना दे तो फिर क्या फ़ायदा। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तु एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। ठीक है, तो पैसा वो चीज़ है जिससे हम क्या है, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको ये स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन की में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता है, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है। जैसे ये निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता है। ठीक है, तो मतलब ये बता रहे हैं कि पैसे के अलावा भी हमारी बहुत सारी इच्छा होती हैं। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई वृद्धि किए जाने के विरुद्ध यहाँ पर क्या है, प्रदर्शन चल रहा है। अब देखिए, अगर बांध बनाया जा रहा है, विकास का काम किया जा रहा है, पर देखिए उसका विरोध भी चल रहा है ना, क्योंकि लोगों के घर उजड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक और उदाहरण देखिए, अगर आप कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, सीखने के क्या अवसर होंगे। दूसरी नौकरी पे यद्यपि आपको केवल वेतन कम मिलता है, लेकिन ये नियमित रोजगार हो सकता है जो अपनी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं। हो सकता है आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। मतलब ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपको कहीं जाने की, अगर दूसरी जगह जाकर नौकरी करने का आपको अवसर मिलता है, तो आप ये देखेंगे कि मतलब हम फैमिली आपकी रह सकती है, वहाँ का वातावरण कैसा है, ये सब। और ऐसा हो सकता है कि दूसरी नौकरी में आपको वेतन कम मिले, लेकिन वो सॉरी उसमें नौकरी की आपकी सुरक्षा हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी देखते हैं। तो मतलब हम स्वतंत्रता और सुरक्षा की भावना भी देखते हैं। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। ये सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां व्यापार कर सकती है। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। तो देखिए, महिलाएं अगर उनको जॉब मिलती है तो इससे उनका विकास होगा। ठीक है, ये बता रहे हैं, लेकिन उसको उन लोगों को क्या है, एक सुरक्षित बाहर भी वातावरण चाहिए है। तो मतलब ये बता रहे हैं कि आय के अलावा भी बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय विकास। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थी ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आपने स्वयं इस प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हो, उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो। ये समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। आप सोचिए कि मतलब इसमें बोल रहे हैं कि भारत के विकास के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है, क्या इन विचारों से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन प्रश्नों पर विचार करना है। यहाँ तो ये आपस में बात कर रहे हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी मैं आपको बता दूंगी, उसे पढ़ दे रही हूँ क्योंकि मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है, अब यहाँ पर एक जैसे केस स्टडीज टाइप की होती हैं। तो देखिए, एक जहाज में 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर आसपास के समुद्र में डाल दिए। ये अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबिदजान शहर में हुआ। इस खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं
से लोगों की जी मिचलाना, चमड़ी पर दरोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की। 1 महीने बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए। विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रो और धातु से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं विभिन्न देशों एवं राज्यों की तुलना कैसे की जाए। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। ठीक है, इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। देखिए क्या होता है कि बोले कि विकास की अगर अलग अलग अवधारणा है कि विकास क्या है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई देश विकसित है, कोई अविकसित है। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उनमें समानता और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। ठीक है, यहाँ पर ना देखो, पढ़ा नहीं रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास की अलग अलग अवधारणाएं हो सकती है। ठीक है, हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार ना रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम, पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग मानदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे? समानता व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। ठीक है, हम एक दो विशेषताएं ले लेते हैं लोगों की, उसके आधार पर उनकी तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकता है। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार, सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता है, उनके द्वारा प्राप्त अंक। तो अब तुलना किस चीज़ की जाए? यदि बात विकास पर ही लागू होती है, देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देश की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। देखिए, अब देशों की तुलना उनकी आय, इनकम के आधार पर की जाती है। ठीक है, तो जिन देशों की इनकम अधिक है, ठीक है, और जिनकी इनकम कम है उनको मतलब कम विकसित समझा जाता है। जिनकी आय अधिक है उन्हें अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। देखिए, आय अधिक होगी तो स्वास्थ्य पे भी वो अपने खर्च कर सकते हैं, खाने पे कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा पे कर सकते हैं। तो मानवीय आवश्यकताओं की सही वस्तुओं का अधिक हो जाती है, मतलब अधिक प्राप्ति होती है उन्हें। अधिक आय से मतलब है जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। ठीक है, इनकम ज़्यादा हो तो विकसित देश बोलते हैं। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, इसलिए हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। ठीक है, तो देख, आय का मतलब है किसी देश की आय, मतलब वहाँ पे जितने लोग रहते हैं उनकी आय। ठीक है, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें ज्ञात नहीं होता कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। लेकिन अब देखिए, कोई ज़्यादा कमा रहा है बहुत, कोई कम कमा रहा है, तो मतलब हम इससे ये नहीं जान सकते कि एक औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देशों के लोगों से बेहतर है? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। तो देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आई, अभी तक तो कहानियाँ चल रही थी। औसत आय जो है वो क्या है? देश की कुल आय, टोटल इनकम को जो उसकी टोटल जनसंख्या होगी उससे भाग दे देंगे तो हमारी औसत एवरेज इनकम निकल आएगी। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की जो विश्व विकास रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या है? देशों का वर्गीकरण करने में इन मानदंडों का यूज़ करते हैं। वे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय $49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध या उच्च आय देश। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि अगर 49,300 जो $, है, अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय उससे अधिक, उतनी या उससे अधिक है, तो उसे समृद्ध या उच्च आय देश। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $2,500 2,500 प्रति वर्ष या उससे कम है, तो उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है। ये डेफिनेशन याद रखिए। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है। ठीक है, हमारे मतलब मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल $6,700 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश या कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम हाफ चैप्टर देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट था वो यही चीज़ थी कि जो मैंने आपको बताया था कि औसत आय क्या होती है और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।